हेलो क्लास 12th। आज की हमारी चर्चा होगी संबंध वाले टॉपिक पर। संबंध एवं फलन चैप्टर का नाम है, जिसमें से संबंध आज हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप सिलेबस पे देखेंगे तो भूमिका, संबंधों के प्रकार कौन से हैं, उसके बाद फलन का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि संबंध एवं फलन वाले टॉपिक से हमारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और एक ही क्वेश्चन मिलेगा। मेरा अनुमान है कि पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको संबंध से मिलेगा और अथवा में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन फलन से मिलेगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भी इसी यूनिट का पार्ट है, जो कि 3 मार्क्स वेटेज रखता है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आज पढ़ते हैं संबंध। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके लिए उपयोग करेंगे हमारी जो नवबोध की बुक है, उसमें क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो बुक है उसका उपयोग हम एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं, तो हो सकता है इस पर कोई दिक्कत ना हो या किसी को आपत्ति ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लास। संबंध। ठीक है, कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, श्रीमती इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, 10 2 से विभाज्य है और x y का घन है। ठीक, इसमें सिमिलैरिटी क्या देखेंगे कि इसमें 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी एक एलिमेंट होगी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे वो एक एलिमेंट हो गए। 10 और 2 ये 2 एलिमेंट हैं, x और y ये 2 एलिमेंट हो गए। उसी तरह दिल्ली और भारत 2 एलिमेंट हो गए। तो कभी भी एलिमेंट्स मतलब अवयव, ठीक है, अवयव बोला जाता है हिंदी में, एलिमेंट्स अंग्रेजी में, दोनों माध्यम से चलते चलेंगे। ठीक है, तो 2 अवयव के बीच में कोई अगर संबंध बताया जा रहा है तो उसे मैथ्स में कैसे बताना है और संबंध किस प्रकार के हो सकते हैं, यही हमको स्टडी करनी है। ठीक है, 2 अवयव के मध्य संबंध जैसे हम दैनिक जीवन में भी प्रयोग लाते हैं, ऊपर वाक्यों में दिया गया है। देखो, जैसे पहले वाक्य में राजधानी संबंध है, दूसरे में पुत्री थी संबंध है, तीसरा विभाज्य संबंध है और चौथा घन है। ये सब संबंध दिए गए हैं। अगर उसको तालिका बनाकर लिखा जाए तो प्रथम अवयव संबंध और फिर द्वितीय अवयव। प्रथम अवयव क्या है? दिल्ली। संबंध क्या है? राजधानी। किसकी राजधानी है? भारत की। भारत और दिल्ली में किस चीज़ का संबंध है? तो राजधानी का। ओके, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी में अगर कुछ संबंध बताना है तो क्या बताओगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी पुत्री थी किसकी? जवाहरलाल नेहरू जी की। ओके, तो थर्ड नंबर देखते हैं। तो 10 किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य है, बिल्कुल। और x घन है y का, तो ये मान लिया गया है। एक समझते हैं आगे और समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, संबंध प्रत्येक वाक्य को कैसे दर्शाओगे? पहला एलिमेंट रिलेटेड टू दूसरा एलिमेंट। ओके, एक्स आर वाई लिखा हुआ है। एक्स आर वाई का मतलब होता है आर से रिलेशन, रिलेशन मतलब संबंध। तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, एक्स संबंधित है, एक्स संबंधित है किससे? वाई से। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक्स आर वाई का अर्थ हुआ एक्स वाई से संबंध आर द्वारा जुड़ा है। ठीक, अब हम इन संबंधों के बारे में अधिक जानकारी हेतु समुच्चय ए बी ए इक्वल टू 1 2 3 पर विचार करते हैं। कार्तीय गुणनफल मैं समझाऊंगा आगे, और कार्तीय गुणनफल क्या होता है। तो एक सेट में संबंध नहीं बताया जा सकता। संबंध बताने के लिए हमें 2 सेट की ज़रूरत पड़ती है, और दोनों सेट को अगर ऑर्डर पेयर में लिखा जाए, ठीक है, ऑर्डर पेयर में लिखने का मतलब है कि एक आप एक सेट से उठाएंगे एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लेना है। तो जैसे 1 2 3, ठीक है, 2 सेट ले लिया, ए इक्वल टू 1 2 3, एंड दूसरा सेट ले लिया ए, दैट इज 1 2 एंड 3। ओके, तो ए इंटू ए इक्वल्स टू, अगर संबंध लिखना है तो सबसे पहले ए, सबसे पहला क्या होगा? 1 और 1, फिर 1 किससे जुड़ेगा? 1 जुड़ेगा 2 से, नीचे वाले 1 के 2 से। ठीक है, ऐसे ही करके 1 1 1 2 1 3 ऐसे ही संबंध बनाया जाता है। अब देखो, मान लीजिए कि संबंध R1 R2 R3 क्रमशः छोटा है, बराबर है और बड़ा है को प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं, इसको समझते हैं ध्यान से। छोटी सी बात है, समझ में आ जाएगी। जैसे
R1 x और y में यहाँ पर क्या संबंध दे रहा है कि x छोटा है y से। इसको ऐसे समझते हैं, x छोटा है अगर y से तो x हमेशा छोटा होगा। जैसे अगर 1 होगा तो r कितना होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए। ठीक है, x r y के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो एक, अच्छा अगर x को हम 2 ले रहे हैं तो थर्ड क्या होना चाहिए, सॉरी y क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। और अगर फिर 1 ले रहे हैं तो फिर रिलेटेड कितना होना चाहिए, 3 से रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हमने संबंध में कंडीशन लगा दिया है कि x क्या होना चाहिए, x छोटा होना चाहिए हमेशा y से। तो देखो 1 और 2, 1 छोटा है 2 से, 1 और 3, 1 फिर छोटा है 3 से, 2 और 3 फिर 2 और 3 छोटा है। ठीक है, R1 संबंध को संतुष्ट करने वाले क्रमित युग्मों के समुच्चय को निरूपित करता है। तो क्रमित युग्म क्या होते हैं, जैसे x डॉट वाई के फॉर्म में ही लिखा जाता है क्रमित युग्म को। तो कैसे लिखा जाएगा, हमारे पास संबंध क्या है, x r y। ठीक है, या x छोटा है हमेशा y से, इसका क्रमित युग्म अगर मैं बनाने के लिए बोलूँ तो आप कैसे बनाओगे, R1 इक्वल टू एक्स डॉट वाई सच दैट। ठीक है, कैसे लिखोगे फिर आगे, 1 और 2 लिखना। ठीक, 2 और 3 फिर 1 और 3। ठीक है, सारे एलिमेंट आने चाहिए और कोई भी कंडीशन छूटने नहीं चाहिए। अब देखते हैं, समझते हैं आगे। संबंध R2 क्या संबंध दिया है हमें, x इक्वल टू वाई दिया है। तो जब x इक्वल टू वाई दे दिया तो R2 कैसे लिखना चाहिए हमें, एक्स वाई सच दैट, ये 2 डॉट लगाए उसे सच दैट पढ़ा जाता है। तो अगर इक्वल संबंध बताना है, x इक्वल टू वाई संबंध बताना है तो हम लिखेंगे 1 1 2 एंड 2 एंड 3 एंड 3। ओके, दैट्स इट, बस इतना ही आएगा, ये रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर R2 इसी फॉर्म में लिखा गया है क्योंकि बराबर है का संबंध है। ठीक है, अब R3 में संबंध बता रहा है कि x ग्रेटर देन y। तो अब x वाला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए। तो R3 हम कैसे लिख देंगे, R3 लिखने के लिए सबसे पहला 2 1, ओके, 3 2 एंड 1 3। ओके, दैट्स इट, छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझते चलते हैं। ओके, R3 कैसा लिखा है, ये लिखा है। ठीक, अब उपयुक्त 3 स्थितियों में हमें स्पष्ट हो गया है कि जो भी संबंध रहेगा वो किसी समुच्चय का उप समुच्चय होगा। ठीक है, समुच्चय वाले चैप्टर में आप सब पढ़ते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय कहने का अर्थ है कि कोई भी समुच्चय के कुछ अवयव को लेके अगर कोई दूसरा नया समुच्चय बनाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, समुच्चय का उप समुच्चय कहा जाता है। जैसे कि a इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ कि 1 2 3 एंड 4। ओके, अब मैं बोलूँ कि b सम संख्या है। ठीक है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर का अगर समुच्चय मैं बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 2 और 4। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो a है वो उप समुच्चय है किसका, b का, जिसमें क्या है, इवन नंबर है। ये हो गया उप समुच्चय। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 संबंधों में समुच्चय के संबंध पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 1 4 9। तब a और b के बीच में संबंध बता दिया। ठीक है, ये आप देखेंगे करली ब्रैकेट में सारे ऑर्डर पेयर में लिखे गए हैं। अब ए बी में संबंध R इस प्रकार है कि एक्स वाई जहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको समझते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहने का मतलब है कि जो x का वैल्यू जैसे हम रखते हैं, रख के देखते हैं, x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, y इक्वल टू 1, कब, x इक्वल टू 1 पे। ओके, 2 रख के देखते हैं तो 2 का स्क्वायर, y का वैल्यू कितना हो गया, 4, कब, जब x का वैल्यू कितना था, 2 था। ओके, वैसे ही अगर x इक्वल टू 3 रखा जाए तो 3 का स्क्वायर मतलब कि y इक्वल टू 9 हो गया और x इक्वल टू कितना हो गया, 3। वैसे ही ऑर्डर पेयर बना है, देखो ये 1 2 2 सॉरी 2 और 4 और 3 और 9। मतलब जो पहला वाला अवयव है उसका वर्ग करके ही दूसरा वाला अवयव को लिखा गया। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, स्पष्ट है कि R क्या है, उप समुच्चय किसका, A और B का। ठीक है, 2 समुच्चय A और B हैं,
ए बी में संबंध ए क्रॉस बी एक उप समुच्चय होता है। बिल्कुल, उप समुच्चय मैंने पहले समझा है आपको। माना ए से बी में आर एक संबंध है, यदि ए बी आर हो तो हम कह सकते हैं कि ए बी में आर संबंध है, या ए आर के सापेक्ष बी से संबंधित है। बिल्कुल, ए बी बिलोंग्स टू आर ऐसे लिखा जाता है, या ए आर भी लिखेंगे तो भी सही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, जैसे कि एक समुच्चय फिर से दे दिया गया है, ए से 1 से 6 तक आपको संख्याएं दी गई हैं, तथा आर ए में संबंध इस प्रकार है कि आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 2। मतलब कि अब जो समुच्चय बनेगा वो ऐसा समुच्चय होगा कि इन कोई भी दो एलिमेंट लोगे ना तो उन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, ए माइनस बी कहने का यही मतलब हुआ। तो दो अंतर कैसे कैसे आएगा, जैसे कि अगर मैं 4 और 2 ले लूँ तो अंतर 2 आ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा हमारे पास, 4 और 2 बनेगा। ठीक, इसको थोड़ा समझते हैं। हाँ, इसमें ये देखिए कि पहला जो एलिमेंट आएगा और दूसरा जो एलिमेंट आएगा उन दोनों में अंतर कितना होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, आर इक्वल टू ए बी सच दैट, ठीक है, 2 डॉट लगा मतलब सच दैट, हाँ कितना आएगा यार, तो ए माइनस बी इक्वल टू 2 होना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले 2, ओके, 3 माइनस 1 भी 2 होता है, तो 3 1 सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 1 लिखेंगे। ओके, फिर 4 एंड 2 लिखेंगे। और किसका अंतर 2 हो रहा है वो देख लेते हैं। समुच्चय में किसी का अंतर 5 और 3 का भी अंतर 2 होगा, तो 5 और 3 भी आ जाएगा। और क्या आएगा, और क्या आ सकता है, 6 और 4 का भी अंतर, तो 6 और 4 भी आ गया। ओके, ठीक है, दैट्स इट, इतना ही ख़त्म। ये आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे और समझेंगे जब सवाल करेंगे। मेन इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए, क्वेश्चन सॉल्व करना, बट मेरे हिसाब से थ्योरी भी थोड़ा समझ लेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगा। ओके, देखो 3 1 अंतर 2, 4 2 में अंतर 2, ठीक है, 5 और 3 में भी अंतर कितना है, 2 है। ए माइनस बी इक्वल टू 2 ही आएगा, कहीं पे भी सॉल्व करोगे। इन दोनों के बीच अंतर देखते चलो कितना है, 2 है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। माना प्राकृतिक संख्याओं में समुच्चय n पर संबंध r a प्लस बी इक्वल टू 12 से परिभाषित है। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। तो अब इसको पढ़ने का क्या तरीका है, r इक्वल टू ए बी, ये जो 2 डॉट लगा है उसको सच दैट पढ़ा जाता है a बिलोंग्स टू n, मतलब कि a जो सेट है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, बी वाला जो सेट है वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। a प्लस 3b इक्वल टू कितना है, 12 होना चाहिए। ओके, तो अब समुच्चय कैसे निर्धारित किया जाएगा कि a प्लस 3b कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसको बना के, ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा डिटेल में ही सॉल्व करते हैं इसको। ऑल राइट, a प्लस 3b इक्वल्स टू 12 हमें सॉल्व करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू मैं 1 अगर रख देता हूँ, नो a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती इस कंडीशन में, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। b की वैल्यू 1 रख देते हैं तो 12, a इक्वल टू क्या आ रहा है इस कंडीशन में, 12 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 12 माइनस 3 a इक्वल टू 9। पहला जो हमारा रिलेशन बन गया वो क्या रिलेशन बना, पहला जो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 9 और 1। ठीक है, ए और बी के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ मैं। ठीक, अब देखते हैं ए का मान अगर हम बी का मान अगर हम 2 रख देते हैं, अगेन a प्लस 3b इक्वल टू 12, ए का मान अगर 2 रख दिया जाए तब की कंडीशन में क्या होगा, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 माइनस 6, a इक्वल टू 6। दूसरा ऑर्डर पेयर हमारा क्या बनेगा, दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा 6 एंड 2। ऑल राइट, थर्ड नंबर पे चलते हैं। अब
बी की वैल्यू को हम 3 रख के देखते हैं। ठीक है, 3 में कुछ बन रहा है कि नहीं, तो a प्लस 3b इक्वल टू 12। अब b इक्वल टू 3 रखते हैं, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 12 a प्लस, ठीक है, a इक्वल टू कितना आ गया, 12 माइनस 9 मतलब कि 3। अब क्या बन गया, 3 और 3। अब नेचुरल नंबर में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनका जो इस कंडीशन को फुलफिल कर पाए। तो ये देखो a इक्वल टू 9 1 6 2 एंड 3 3, ऐसे आपको समझना चाहिए। ओके, आप अपने तरीके से भी कुछ बना के समझ सकते हैं, अगर पर तरीका यही है, आइडिया यही है। ओके, अब देखो a इक्वल टू 5 और 7 और b इक्वल टू 7 11 हो, r इक्वल टू ए बी सच दैट a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, a माइनस b विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो r का मान ज्ञात कीजिए। a माइनस b क्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कौन कौन सी विषम संख्याएं हो सकती हैं। पहले हम देखते हैं कि 7 माइनस 3 विषम संख्या है क्या, नहीं है। ओके, 7 कहाँ से आया सर, यहाँ से। ठीक है, 3 कहाँ से आया, ए से आया। ओके, ए माइनस बी बोला है तो ठीक है। 3 माइनस 7 लिख लेते हैं, 3 माइनस 7 इक्वल टू -4, अगेन सम संख्या है -4। ठीक है, 3 माइनस 11 करके देखते हैं विषम संख्या आ रही है क्या, ये विषम संख्या ये भी नहीं आएगी क्योंकि ये आएगा 8 माइनस का, -8 भी विषम संख्या नहीं है। ठीक है, अगेन अब आगे बढ़ते हैं तो 5 माइनस 7 ये भी विषम संख्या नहीं है, और 5 माइनस 11 ये भी विषम संख्या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी संबंध नहीं है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि R एक रिक्त संबंध है। ये आपको एक प्रकार पता चल गया, आगे और डिटेल में बात करेंगे इस पर। R क्या है, एक रिक्त संबंध है। संबंध का डोमेन और परिसर क्या होना चाहिए। ठीक है, R समुच्चय A समुच्चय B में कोई भी संबंध है। डोमेन और रेंज आपके फंक्शन वाले चैप्टर में ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन समझ सकते हैं इसको। R उप समुच्चय है A क्रॉस B। ओके, R के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों को समुच्चय का संबंध R का डोमेन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर इस वाले सेट में मैं पूछूं कि फंक्शन का डोमेन क्या है, तो डोमेन आप बोलोगे कि प्रथम अवयव 9 6 और 3। डोमेन को कैसे लिखेंगे, डोमेन का समुच्चय कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर 9 6 और 3। ओके, 9 6 एंड 3। ठीक है, उसी तरह रेंज क्या होगा, तो रेंज हमेशा याद रखना कि सेकेंड वाला अवयव होगा, मतलब कि 1 2 एंड 3। रेंज अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1 2 एंड 3 इसका रेंज होगा। ठीक है, डोमेन और रेंज अब फंक्शन जब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। डोमेन क्या होता है, उप समुच्चय होता है ए का, और रेंज क्या होता है, उप समुच्चय होता है बी का। जैसा कि हम ए क्रॉस बी इक्वल टू आर लिखते हैं, तो जो बी वाला एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो रेंज हो जाएगा, और ए जो है वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। वही समझाया गया है। ओके, अब प्रतिलोम संबंध पे आ जाते हैं। प्रतिलोम संबंध क्या होता है कि, अच्छा, प्रतिलोम संबंध का एक उदाहरण दिया है यहाँ पर नीचे में, उसको समझते हैं। ठीक है, प्रतिलोम संबंध लिखा कैसे जाएगा, R इनवर्स इक्वल टू वाई एक्स, वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए। ओके, ठीक है, एक्स वाई के फॉर्म में लिखा था तो किसके फॉर्म में आ जाएगा, वाई एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, सिर्फ इतना ही चेंज आएगा। देखना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ठीक है, और डोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे कि ए दिया है 1 2 3, बी दिया है ए बी सी। अब इसमें संबंध जब लिखा गया आर इक्वल टू 1A 2B एंड 3C। ठीक है, तो आर इनवर्स कैसे लिखा गया, फिर A1 B2 एंड C3 लिखा गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिक्त संबंध क्या होता है। रिक्त संबंध, परिभाषित संबंध ए बी रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। जैसा कि यहाँ पर ये कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं हो रहा था, ए माइनस बी कोई भी विषम संख्या नहीं आ रही थी। आप पॉज करके इसको थोड़ा समझेंगे रिक्त संबंध क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक उदाहरण भी दिया है, मान लीजिए ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। आर ए बी की बहन है, क्योंकि स्कूल बालकों का है तब कोई भी विद्यार्थी स्कूल के किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकती है। ठीक है, बालकों के स्कूल में बहन तो होगी नहीं, कोई भी होगा तो भाई ही होगा, तो क्या होगा, ये एक रिक्त संबंध का उदाहरण है। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन देखते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है,
समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात ए आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। ठीक है, जैसे एक उदाहरण से देखते हैं। संबंध आर, ए बी तथा ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। अब ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी दो बालकों का या किसी भी दो विद्यार्थियों का जो ऊंचाई होगा वो 3 मीटर से कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम हाइट अगर बहुत ज़्यादा हाइटेड है तो 1.8 मीटर के आसपास होगी। ठीक है, दूसरे वाले की बहुत अगर छोटा है तो 1.5 मीटर के आसपास होगी, है ना। तो कभी भी अंतर कितना होगा? 3 मीटर से कम ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं? बाइनरी रिलेशन संबंध, अब देखो ए में कोई संबंध ए का उप समुच्चय होता है, इतना तो समझ गए। हाँ ठीक है, स्वरूप समुच्चय होता है। ए क्रॉस ए के अवयव के रूप में लिखा जाता है। समुच्चय ए की युग्मों के प्राप्त इस संबंध को द्विआधारी संबंध कहा जाता है। ठीक है, द्विआधारी से समझ में आ रहा है कि जो हम ए और बी लिखते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? कभी भी दो अगर रहे, दो एलिमेंट्स रहे तो इसी क्या बोला जाता है? बाइनरी रिलेशन। ठीक है, स्पेलिंग देख लेंगे आप। बाइनरी रिलेशन कहा जाता है, द्विआधारी संबंध। अब द्विआधारी संबंधों में प्रकार क्या हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो एग्जाम के पर्पज से आएगा वो यहाँ से स्टार्ट होता है, टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन। ठीक है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि जब एक एलिमेंट खुद के एलिमेंट से ए का प्रत्येक अवयव आर द्वारा संबंधित हो, आर स्वतुल्य कहलाता है। मतलब कि जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, सभी एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कि एक्स और वाई अगर दो सेट हैं, ठीक है, नहीं एक ही सेट की बात करनी है। एक्स अगर कोई सेट है, ठीक है, और दूसरा अगर एक्स कोई सेट है, जैसे कि 1 2 3 ले लिया, और एक्स 1 2 3 अगेन फिर से ले लिए, तो यहाँ पे देखो एक से रिलेटेड होगा, दो से रिलेटेड होना चाहिए, और तीन से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसे क्या बोला जाएगा? बाइनरी रिलेशन बोला जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसको थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। इसमें पढ़ने का बात है, एक्स से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, एक्स का प्रत्येक अवयव एक्स से रिलेटेड होना चाहिए जब एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए जो उल्टा ए लिखा है ऐसा इसी पढ़ते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए। ठीक है, सभी अवयव के लिए, सभी अवयव के लिए एक्स और एक्स क्या होना चाहिए? रिलेटेड होने चाहिए। ओके, और लिखने का तरीका आपको यहीं से सीखना है। ये लिखने का सबसे अच्छा तरीका लगता है मुझे। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। समतल में स्थित सरल रेखाओं के समुच्चय में संबंध समांतर स्वतुल्य है, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। ओके, ठीक है, कोई भी रेखा होगी वो स्वयं के तो समांतर होगी ही होगी। ठीक है, इसे ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, उदाहरण 2 के माध्यम से समझते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3 बी और आर का जो रिलेशन बताया गया वो कैसे बताया गया? 1 1 2 2 एंड 3 3 हो तो आर स्वतुल्य है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी समझा दिया इसको। ठीक है, मतलब कि जो भी अवयव हैं सभी अवयव एक खुद से तो रिलेटेड होने ही चाहिए, दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए नहीं, खुद से रिलेटेड होने चाहिए। तो उसे क्या हम बोलेंगे? हम बोलेंगे स्वतुल्य, खुद के बराबर। ओके, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर संबंध सममित कहलाता है यदि प्रत्येक युग्म एक्स बिलोंग्स टू वाई ए के लिए। देखो इसको कैसे समझ सकते हैं? एक्स आर वाई लिखा है ना, एक्स वाई में संबंध है तो वाई एक्स भी संबंधित होने चाहिए। ठीक है, ओके, समझेंगे इसको कैसे। जैसे ये लिखने का तरीका होगा इसका, एक्स वाई अगर रिलेशन में है तो वाई एक्स भी क्या होने चाहिए? रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आप उसको दोस्त मानते हो, वो भी आपको दोस्त मानता है, तो आप किस संबंध में हो? सममित संबंध में हो। ओके, ठीक है, संबंध बराबर सममित संबंध है, क्योंकि x इक्वल टू वाई तो y इक्वल टू एक्स। ओके, समतल में स्थित किसी रेखाओं के समुच्चय में संबंध लंब है, सममित है, क्योंकि x अगर y पे लंब है तो y भी x पे लंब होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन खींच के देख लेते हैं। मान लो एक ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रेखा, सरल रेखा, और बोल रहा है कि दूसरा वाला जो सरल रेखा है ये पहले वाले सरल रेखा पर क्या है? लंब है। ओके,
तो अब देखो, मान लेता हूँ कि मैं ये लाइन ए है और ये लाइन सेगमेंट जो है वो बी है। तो अगर ए बी पर लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर है ए बी के, तो बी भी परपेंडिकुलर किसके होगा, ए के परपेंडिकुलर में होगा। इसी को क्या बोला जाएगा, सममित संबंध बोला जाएगा। अब प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जस्ट इसका उल्टा होगा। ओके, ठीक है। यदि समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि एक्स वाई एक सेट ए से रिलेटेड हैं, समुच्चय ए से संबंधित हैं, कि एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल टू वाई आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। इसका उदाहरण समझते हैं। ठीक है, समुच्चय के समुच्चय में संबंध प्रतिसम्मित संबंध है, क्योंकि ए अगर बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए इक्वल टू बी क्या हो गया, प्रतिसम्मित संबंध। पूर्णांकों के समुच्चय में संबंध ग्रेटर देन इक्वल टू प्रतिसम्मित संबंध है, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन वाई और वाई ग्रेटर देन एक्स, तो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक। संक्रामक संबंध हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्रांजिटिव रिलेशन, यदि किसी समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार है कि एक्स वाई जेड ए के लिए हैं, तो एक्स वाई से रिलेटेड होना चाहिए, वाई जेड से रिलेटेड होना चाहिए और जेड फिर एक्स से रिलेटेड होना चाहिए। वापस संक्रामक संबंध से समझ सकते हैं आप। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड भी आर से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, आर फिर क्या कहलाएगा, वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 है और आर कितना दिया है, 1 2 1 3 और 2 3 दिया है, तो आर क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। क्योंकि एक 2 से रिलेटेड था, 2 3 से रिलेटेड था, तो एक भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, संक्रामक संबंध। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे इसको डिटेल में। अभी के लिए थोड़ा समअप करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका तुल्यता संबंध। ओके, तुल्यता संबंध को समझते हैं। तुल्यता संबंध सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता संबंध आज इतना ही रखेंगे, इसको समझ के समअप कर लेंगे। सबसे पहला जो होगा वो होना चाहिए, तुल्यता संबंध कब बोलोगे, जब कोई संबंध स्वतुल्य हो, संक्रामक हो और साथ ही साथ क्या हो, स्वतुल्य हो, सममित और फिर क्या हो, संक्रामक भी हो। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो हम बोलेंगे कि संबंध क्या है, वो तुल्यता संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ठीक, तुल्यता संबंध को इक्विवेलेंस बोला जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। स्वतुल्य को बोला जाएगा स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव बोला जाता है। ठीक है, नाम से समझ सकते हैं, नाम से कैसे समझना है बताता हूँ। सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा और संक्रामक को ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक। ठीक, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध क्या था, कि अगर कोई सेट ए बिलोंग्स टू ए है, या ठीक है कोई एलिमेंट ए है, तो ए और ए हमेशा रिलेशन में होने चाहिए, सभी अवयव का होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। ओके, ठीक है। अगर एक्स और वाई या ए और बी लेके चल रहे हैं तो ए और बी लिखते हैं। ए बी अगर रिलेटेड हैं, ठीक है, ए और बी क्या हैं, रिलेटेड हैं, तो क्या होना चाहिए, बी और ए भी रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, ये जो एरो लगा रहा हूँ बीच में उससे पढ़ा जाता है इम्प्लाइज। ओके, और एक जो लिखना है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ओके, ठीक। अब संक्रामक संबंध को समझते हैं, कि अगर ए और बी रिलेटेड हैं और
एंड बी और सी रिलेटेड हैं, तो जो सी और ए होना चाहिए इम्प्लाइज ए और सी भी क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, या फिर किसी सेट ए के लिए। ओके, ठीक है। तुल्यता संबंध ही सिद्ध करने के लिए पूछा जाएगा आपसे। मेरा अनुमान ये है कि 100% जो क्वेश्चंस आते हैं अभी तक, जो क्वेश्चन आए हैं वो एक तुल्यता संबंध से ही पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन, तो आपको ये इतनी सारी चीज़ें समझनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से क्वेश्चन आंसर इसका स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ बोर्ड की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, मैथ मेरे साथ अगर पढ़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जूम क्लास, गूगल मीट पर हमारी डेली क्लासेस चलती हैं। ओके, थैंक यू।